नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 में आज क्या खबरें हैं वो आपके सामने रखता हूं। पहले फोकस्ड खबरें, वो खबरें जो खास हैं। संभल का काला सच सीएम योगी आज आपको बताएंगे। खबर झांसी की भी होगी जहां खुल गया मदरसे का राज। ट्रेनिंग की बेहद खास, वो क्या ट्रेनिंग की थी इन लोगों ने। इंडी में नई आफत उमर के बाद अभिषेक बनर्जी के बयान पर कैसे छिड़ा महाभारत आपके सामने रखूंगा। नेहरू के डॉक्यूमेंट्स देने से कांग्रेस क्यों घबराए, बीजेपी ने पूछा कांग्रेस ने कौन से राज छिपाए। ये खबरें खास तौर से फोकस में रहेंगी। लेकिन और संभल से है। संभल की घटना पर सीएम योगी का बड़ा बयान देखिए। संभल में माहौल खराब किया गया, कहा योगी ने। जुमे की तकरीरों से संभल में माहौल खराब हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हो रहा था। संभल में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर भिड़ंत हुई है। जिसने पत्थरबाजी की है वो छोड़े नहीं जाएंगे। कल की अवतार संभल में ही होगा, कहा सीएम योगी ने। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने थी। और संभल की घटना पर सांसद अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। संभल मंदिर पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं, हम नया रास्ता खोजने वाले लोग हैं। ये लोग इतिहास में लगे रहने वाले हैं, हम भविष्य बनाना चाहते हैं, अखिलेश यादव ने कहा। इसीलिए मैंने कहा और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। संभल में इस वक्त का अपडेट देखिए। संभल में एक और कुएं की खुदाई शुरू। संभल के खग्गू सराय में मंदिर के बाहर है ये कुआं। कुएं को खोदने का काम प्रशासन ने शुरू किया। खुदाई के दौरान मौके पर जुटी भारी भीड़। अभी असल में बीते दिनों जहां पर आपने मंदिर को खुलते हुए देखा, अभी से 3 दिन पहले 46 साल बाद वो मंदिर खुला है। 1978 में हुए बलवे के बाद वो मंदिर बंद कर दिया गया था। अब वहां करीब ही, क्योंकि गांव वालों ने दावा किया कि यहां पर कुआं था और पास में ही पीपल का पेड़ था, कुएं से हम जल लेकर शिवलिंग में चढ़ाते थे, लिहाजा अब यहां उस कुएं को खोजे जाने का काम भी शुरू हो गया है। और आप देख रहे हैं बहुत क्लियर कट, ये कुआं यहां एग्जिस्ट करता है। संभल के मंदिर को लेकर ये बड़ी खबर देखिए। मंदिर के पास कुएं से मिली मूर्तियां। कुएं की खुदाई के दौरान मिली 2 मूर्तियां। संभल प्रशासन को ये मूर्तियां सौंपी जाएंगी। ये हैं वो मूर्तियां। खुदाई के दौरान मिली हुई ये मूर्ति, आप जानते हैं जहां भगवान शिव विराजे होते हैं वहीं पास में ही माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय भी होते हैं, नंदी भी होते हैं। और संभव है कि उन्हीं में से कोई मूर्ति हो और उस समय ये कुएं में डाल दी गई हो। संभल मंदिर मामले पर अब मौलाना आग बबूला हो गए हैं। संभल में शिव मंदिर खुलने के बाद भड़के मौलाना। पुलिस अधिकारियों को मौलाना कौसर हयात की धमकी। पुलिस ने 46 साल बाद मंदिर क्यों खुलवाया, यह मुसलमानों के खिलाफ दमन की कार्रवाई है, मौलाना कौसर कह रहे हैं। सरकार बदलेगी तो सब निशाने पर आएंगे, मौलाना कह रहे हैं। मतलब जहां मंदिर था वहां पर भी मंदिर अगर खुलवा दिया गया मौलाना कौसर को, वो हजम नहीं हो रहा। क्या नाम, एक मंदिर उन्होंने खोज लिया और मंदिर में जाकर खोज के उसे ऐसा, वो मंदिर को अब 40 साल से बंद पड़ा था तो अब पुलिस ने क्यों खुलवाया, ये एक सवाल है। अगर वो 40 साल से कोई मंदिर बंद पड़ा था तो मंदिर वाले हो सकते, मंदिर के लोग आते, मंदिर के लोग खोलते, मंदिर वाले कुछ करते। सीओ वहां का खुद अपने हाथों से सफाई कर रहा है तो पुलिस एक और इशू तलाश कर रही है, पुलिस इशू पैदा कर रही है वहां पर लड़ाई झगड़े के लिए। मैं इस बारे में पुलिस की कहना बहुत सख्त मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं कि पुलिस इस मामले में को बढ़ाने, लड़ाई को और झगड़े को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आखिर मंदिर को खोलने की क्या जरूरत थी? जो मंदिर 40 साल से बंद पड़ा था उसको क्यों खोला गया?
असल में तो कहीं भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं तो वहां मंदिर बंद नहीं रहना चाहिए, उनकी रोज सेवा होनी चाहिए। इससे कौसर साहब को क्या एतराज है? और फिर बिजली की चोरी की क्यों जा रही थी कि पुलिस वहां तक पहुंचे? कटिया डाल डाल के बिजली चोरी की जा रही थी। आगे आपको दिखाऊंगा, खुल गया झांसी के मदरसे का राज। ट्रेनिंग थी खास, लेकिन पहले देखिए गैंगस्टर अर्श डल्ला के गुर्गे कहां से पकड़े गए। पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और मोहाली की स्थानीय पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में एक गैंगस्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। मोहाली में हुए इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से अर्श गैंग के 4 गुर्गे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गुर्गे मोहाली के कार एक्सेसरीज शोरूम में हाल ही में हुई गोलीबारी में शामिल थे। जम्मू कश्मीर में नशे के कारोबार पर सेना ने एक बार फिर बड़ा अटैक किया है। एलओसी के पास हुई इस कार्रवाई में 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से तकरीबन 5.5 किलो हेरोइन जब्त की गई है। अधिकारियों के मुताबिक नौशेरा सेक्टर से जो हेरोइन बरामद हुई है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से उसकी कीमत करोड़ों रुपए की है। बता दें कि सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान से साजन कुमार और सुभाष चंद्र को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में बाघ की दस्तक ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। पहले रहमान खेड़ा के जंगलों में टाइगर के पंजों के निशान मिले, जिसके बाद एक नील गाय भी मृत पाई गई। इसके बाद कई लोगों ने बाघ देखने का दावा किया है, जिसकी वजह से वहां के इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू है। कई इलाकों में ड्रोन कैमरे के जरिए बाघ की तलाशी की जा रही है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं। साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट रहने के लिए पर्चे भी बांटे हैं। हिमाचल के शिमला में आइस स्केटिंग रिंग पर स्केटर्स उमड़ पड़े हैं। ठंडी सुबह के बावजूद रिंग पर स्केटिंग का रोमांच देखने लायक था। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और उनके बच्चों के साथ देश भर से आए सैलानियों ने बर्फ पर गिरते पड़ते पूरे उत्साह के साथ स्केटिंग का आनंद लेते नजर आए। बता दें कि शिमला के लक्कड़ बाजार में एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग है, जो आज से 104 साल पहले यानी अंग्रेजों के जमाने में बना था। भारतीय सेना ने अपने ऑफिस में से एक ऐतिहासिक तस्वीर हटा दी है, जो 1971 युद्ध के दौरान पाकिस्तान के जनरल नियाजी के आत्मसमर्पण को दर्शाती थी। ये तस्वीर भारतीय सेना की ताकत और विजय का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन उसकी जगह कर्म क्षेत्र की पेंटिंग लगाई गई है, जिसके बाद कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और पूछा कि 1971 के युद्ध की फोटो वीडियो रक्षा मंत्रालय से क्यों हटाई गई। इस मामले पर उन्होंने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। झांसी और कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश का पर्दाफाश। एनआईए और एटीएस को मिले साजिश के सबूत। ये देखिए पूरी खबर। साजिश के पीछे झांसी मदरसा कनेक्शन। सोर्सेज बता रहे हैं मुफ्ती नदवी के लैपटॉप से कुछ वीडियो मिले हैं। वीडियो के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया गया। वीडियो के जरिए साजिश के लिए उकसाया गया। सोर्सेज बता रहे हैं जांच एजेंसियां कई जगहों पर छापेमारी जब उन्होंने की, फॉरेन फंडिंग को लेकर भी जांच की जा रही है। एजेंसियों की जांच अब भी चल रही है। झांसी मदरसा साजिश पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का काम करेंगे। सपा सांसद आनंद भदौरिया ने कहा यूपी पुलिस की जांच पर हमें संदेह है। साजिश का खुलासा हुआ है कि जो ट्रेन डिले हो रही थी, देखिए उसकी वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। हमने बार बार कहा कि हर स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। जांच एजेंसियां विभिन्न पहलुओं पर लगातार जांच करती रहती हैं और जब भी तथ्य प्रकाश में आते हैं कहीं कानून का उल्लंघन हुआ है तो कड़ी कार्रवाई करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के किसी निष्कर्ष पर, किसी जांच पर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। अन्य एजेंसियों से भी जांच होनी चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस निष्कर्ष पर पहुंच रही है उस पर संदेह है। खरौनी बॉर्डर पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च। हिसार, सोनीपत, चरखी दादरी, फतेहाबाद, कैथल और अंबाला में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। राकेश टिकैत ने कहा सरकार नहीं मानी तो पूरे देश में आंदोलन होगा। जब मजबूरी होगी, सरकारें बात नहीं मानेगी तो आंदोलन तो पूरे देश भर में चलेंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, वो चाहे मजदूरों का आंदोलन हो, किसानों का हो या वर्कर्स का आंदोलन हो, तो सरकारों के खिलाफ ये मूवमेंट तो चलेगा। और आगे आपको दिखाएंगे ईवीएम पर इंडी में कैसे छिड़ी महाभारत, लेकिन उससे पहले देखिए ये आज की टॉप पॉलिटिकल खबरें। फडणवीस कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से महायुति में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कई वरिष्ठ नेता नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज लोगों की इस फहरिस्त में एनसीपी के छगन भुजबल भी शामिल हैं, जिन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की।
वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता तानाजी सावंत भी नाराज बताए जा रहे हैं। वे पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। दरअसल नए मंत्रिमंडल में पिछले सरकार के 12 मंत्रियों को मौका नहीं दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने श्रीलंकाई जेल में बंद भारतीय मछुआरों के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है और भारत दौरे पर आए श्रीलंकाई राष्ट्रपति के सामने मुद्दा उठाने की मांग की। राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में मछुआरों की दुर्दशा और श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जब्त करने की वजह से रोजगार को हो रहे नुकसान को मुख्य मुद्दा बनाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोकसभा में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का मुद्दा उठाया, जहां लोगों को जंगली जानवरों से भारी परेशानी हो रही है। प्रियंका ने प्रभावित लोगों को दिए जाने वाली मुआवजे राशि को बढ़ाने की मांग की। सदन में प्रियंका ने कहा कि वायनाड में पिछले 1 साल में 90 लोग जंगली जानवरों से इफेक्टेड हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि सरकार विशेष रूप से किसानों और आम लोगों को क्या मुआवजा देगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को मानहानि केस में नोटिस जारी किया है। बांसुरी स्वराज के खिलाफ ये नोटिस आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर जारी किया गया है। सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया कि बांसुरी स्वराज ने पिछले साल 5 अक्टूबर को एक इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने बांसुरी स्वराज को 20 दिसंबर को पेश होने के लिए बुलाया है। और ईवीएम को लेकर इंडी गठबंधन में लड़ाई और तेज हो गई है। उमर के बाद अभिषेक बनर्जी ने भी कांग्रेस को घेरा। अगर सबूत हैं तो चुनाव आयोग को दिखाए जाएं, अभिषेक बनर्जी ने कहा। कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस को घेरा था। उन्होंने कहा था जब जीत जाएं तो सब सही, जब हार जाएं तो ईवीएम को लेकर शिकायत ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, कि जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था। उमर अब्दुल्ला के ईवीएम वाले बयान को लेकर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी हमलावर हो गई है। पार्टी के सांसद रवि किशन ने कांग्रेस पर न सिर्फ हमला किया बल्कि विपक्ष पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही, मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, इसी से पता चलता है इनका असली चेहरा बाहर आ रहा है विपक्ष का, और इनको जवाब देना चाहिए। इन्हीं के साथ ही अब इन पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को ईवीएम पर रोना बंद करने की नसीहत दी थी, जिससे कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है। और विजय दिवस पर कांग्रेस का संसद परिसर में प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी हुई शामिल। कांग्रेस सांसदों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, सेना का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, इंदिरा जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और पीएम म्यूजियम ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखा है। नेहरू से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स वापस किए जाने की मांग की है। 2008 में सोनिया गांधी ने ये डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने कहा, सितंबर 2024 में भी मैंने सोनिया गांधी को लेटर लौटाने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिलने पर मैंने अब राहुल को पत्र लिखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी को रिजवान ने 10 दिसंबर को लेटर लिखा था। हालांकि इसकी जानकारी अब सामने आई है। उसके अंदर महत्वपूर्ण है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेडी माउंटबेटन के बीच का पत्र व्यवहार, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का पत्र व्यवहार है, जयप्रकाश नारायण का पत्र व्यवहार है, और अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास से जुड़े हुए पत्र उसमें देखने को मिलते हैं, जो रिकॉर्ड के ऊपर प्रूव हुआ है कि 2008 की साल में श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने पे वहाँ से विड्रॉ किया गया है। रिजवान ने जिन 51 बक्सों की बात की है उसमें नेहरू के वो खत हैं जो उन्होंने एडविना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद बल्लभ पंत को लिखे थे। और नेहरू के डॉक्यूमेंट्स को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जंग की स्थिति। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि उन लेटर्स में ऐसा क्या लिखा था जो गांधी परिवार नहीं चाहता था कि देश के सामने आए। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने पूछा, इन लोगों को नेहरू के पत्र चाहिए क्यों? नेहरू जी के पत्रों की ओरिजिनल कॉपी इनको क्यों चाहिए? 51 कार्टन्स
गत्ते भर भर के 51 चिट्ठी जो नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को लिखा था, जो नेहरू जी ने जयप्रकाश नारायण जी को, जेपी जी जिन्हें हमें प्यार से हम जिनको कहते हैं जेपी जी को लिखा था, और बाकी कई नेताओं को लिखा था। ये चिट्ठियां 2008 में सोनिया गांधी जी जब यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो एक दिन आई और यहाँ से वो लेकर चली गई। ये लोग चाहते क्यों हैं उनके पत्र? भाई नेहरू जी के ऊपर जो पूरा म्यूजियम था उसको तो सिमट के इन्होंने 10% पर कर दिया, तो इनको नेहरू जी पे एकदम क्या इंटरेस्ट हो रहा है? और जहां तक नेहरू जी के पत्राचार हैं वो तो सब उनके सिलेक्टेड वर्क्स में ऑलरेडी छपे हुए हैं, 74 वॉल्यूम हैं। पहले मैं इनसे कहूंगा 74 वॉल्यूम पढ़ लें, उनमें अगर कुछ इनको रुचिपूर्ण नहीं लग रहा है या कोई लग रहा है पत्र नहीं है तो पूछ सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनको उनके ओरिजिनल कॉपीज का क्या मतलब। एक देश एक चुनाव पर आज की बड़ी खबर देखिए, कल लोकसभा में पेश हो सकता है एक देश एक चुनाव बिल। 129वां संविधान संशोधन बिल पेश हो सकता है। पहले इसे मंडे यानी आज पेश किया जाना था, फिर अब यह बताया जा रहा है कि कल इसे पेश किया जा सकता है। एक देश एक चुनाव को लेकर 129वां संविधान संशोधन बिल ये होगा। विस्तृत चर्चा और सहमति बनाने के लिए बिल को जेपीसी में भेजा जाएगा। पीएम मोदी की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी। इस विधेयक में 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। और बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद हालात बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर। नवभारत से बोले चिन्मय दास के वकील रविंद्र घोष, बांग्लादेश में मुझे जान से मारना चाहते थे। चिन्मय दास का केस लड़ने पर धमकियां मिली। बता दें कि बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए हिंदू संत चिन्मय कृष्ण के वकील रविंद्र घोष इलाज के लिए कोलकाता आए हैं। घोष अपनी पत्नी के साथ रविवार को भारत पहुंचे। इसी बीच नवभारत से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और बताया कि मेरी जान को वहां लगातार खतरा है। Are the lawyers threatening you because you were trying to represent and appear for Chinmay Krishna Das? Right. Because I have gone there to save Chinmay Krishna Das, and I am also giving legal assistance to this victim since long. So I have come and I appeared. But some of the lawyers, they are very much arrogant and very disturbing. They are trying to kill me at that time. But the police has given sufficient protection, and I am also doing this for the protection of the rights of the minorities of Bangladesh. Sir, despite having the Wakalatnama and all the necessary documents, you were not allowed to appear for Chinmay Krishna Das at the Chattogram court. Do you think that the judges are also hand in glove with the